तो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 है सेट्स। ठीक, तो सेट्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये, सेट्स क्या है? किसी को कुछ पता है? नहीं? सेट्स बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने कहा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अगर सपोज़ करो मैं कॉइन्स के कलेक्शन करने लगूं कि एक जर्मनी का हो, एक इंडिया से ले लिया, एक कहीं से ले लिया, तो क्या वो सेट होगा? कलेक्शन ही तो कर रहे हैं हम लोग। एलिमेंट्स मतलब नंबर नहीं होता, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, सबसे पहली बात। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा सेट ऑफ कॉइन्स, तो ये सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कॉइन्स बोला तो कोई एजम्पशन लगा सकता है कि कॉइन्स कहीं और के होंगे, या हो सकता है कॉइन्स ऐसे ही हों। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग जवाब हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन विच आर प्रिंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो वहाँ पर उस सेट के अंदर सेम कॉइन्स आएंगे जो अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक छापे होंगे, आरबीआई ने जो भी छापे होंगे वही आएंगे, उसके अलावा कॉइन्स नहीं आएंगे। अगर मैं कहता हूँ नहीं मेरे को करेंसी चाहिए यूएस की, तो उसके अंदर सिर्फ यूएस की करेंसी आएगी और तो कोई नहीं आएगी। यानी कि सबको क्लियर है कि कौन सी चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो जब भी आप बोलते हो सेट्स, तो सेट होता है कलेक्शन, लेकिन कलेक्शन किन का? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इस डेफिनेशन के अंदर जो मेन बात है वो है वेल डिफाइंड, यानी कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो जाना कि किसी के भी आंसर डिफरेंट ना क्रिएट हो। जैसे कि स्टेटमेंट बोला गया द बेस्ट क्रिकेटर, 5 बेस्ट क्रिकेटर बताओ, तो हो सकता है कोई कोहली बोले, सचिन बोले, सहवाग बोले, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो वो वहाँ के नाम ले, केन विलियमसन वगैरह वगैरह जो भी थे। कोई ऑस्ट्रेलिया के भी नाम ले सकता है, किसी सबकी नज़र में अलग अलग है। तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड जैसे यूज़ कराना, तो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। किसी की नज़र में कोई चीज़ बेस्ट है, किसी की नज़र में कोई चीज़ बेस्ट है, तो वहाँ पे वो सेट कभी नहीं हो सकता। सेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। सेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वेल डिफाइंड होने का। मैं कहूँ कि 5 बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, तो हो सकता है किसी की फेवरेट कोई सी हो, किसी की फेवरेट कोई सी हो। लेकिन अगर मैं कह दूं कि द बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, द बुक्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, अगर मैं ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर देता हूं, तो विलियम शेक्सपियर ने जितनी बुक्स लिखी होंगी उन सारे बुक्सों का ही नाम लिखेंगे आप, उसके अलावा तो कोई बुक नहीं लिखेंगे। तो जब मैं ये कहता हूँ कि द सेट ऑफ बुक्स विच आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो यानी कि वो क्या है? वो सेट है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वह दुनिया की सबसे बेस्ट 5 बुक्स, तो वो डिफाइंड नहीं है। वहाँ पर बेस्ट किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द प्लेनेट, क्या ये सेट हो सकता है? इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते, क्योंकि हो सकता है आपके लिए शेर बहुत ऐसा जानवर है जिससे आप डर रहे हो, लेकिन आप वहीं दुबई में शेख देखोगे, उनके घरों में होते हैं, वो पाल के रखते हैं उनको, तो वो नहीं डर रहे हैं। तो दोनों जगह डिफरेंस है। ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो सेट क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर सारा खेल किस चीज़ का है? इस वेल डिफाइंड वर्ड का है। ये वेल डिफाइंड होना का मतलब क्या है? कि जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला जाए और जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी से भी पूछा जाए, तो सबका स्टेटमेंट कैसा हो जाए? सेम हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कहोगे? कि एक सेट है। क्लियर इतनी बात? फिर सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक क्या आता है? रोस्टर, रोस्टर्स फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। एक होता है रोस्टर और एक सेट बिल्डर। तो रोस्टर फॉर्म आप किसको बोलते हो? रोस्टर फॉर्म बोलते हो आप जब आप किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के
किसी भी लेटर से, कैपिटल लेटर से, पहली बात तो आप डिनोट करोगे सेट को, और फिर इक्वल टू एक करली ब्रैकेट होगा, उस करली ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिखोगे, जैसे यहाँ लिख दिया 1 2 3 और 4, और ये करली ब्रैकेट बंद। यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। अब मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था कि जैसे मैं इसको, चलो ये डैश लिख लो, मैंने वहाँ पे ऐसा करा कि आप सबके नाम लिख दें यहाँ पर, तो वो भी अपने आप में सेट्स है। मैं कह दूंगा कि विद्यार्थी में 2C सेंटर पे जो 11th का बैच चलता है उसके बच्चों का नाम, तो वो भी अपने आप में एक सेट हो गया है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉमा लगा के अलग अलग लिख देंगे हम, जैसे वैभव है, प्रियांशु है ना, इन सब के नाम लिख दिए यहाँ पर, तो ये अपने आप में सेट है। अब इसी को दूसरे तरीके से जो रिप्रेजेंट करना है दैट इज़ नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरा तरीका होता है कि आपने ए लिखा और यहाँ पर आपने लिख दिया एक्स, और फिर कहा आपने कि सच दैट, ये सिंबल जो है ये किसका है? सच दैट का। इसकी जगह आप कई बार ऐसी लाइन भी यूज़ कर पाते हो, है ना, ऐसे करके लाइन भी मिल सकती है आपको बुक के अंदर। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है? लेस देन 4, वो लेस देन 5, लेस देन 5। तो जब ये स्टेटमेंट लिखी है और ये लिखा हुआ है, क्या ये दोनों सेम बात है ना? नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यही होते हैं, लेकिन फिर उसने एक बाउंडेशन लगा दी 5 से छोटा, तो 1 2 3 4 ही होगा। तो ये और ये दोनों सेम है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब दो तरीके से रिप्रेजेंट करने का लॉजिक क्या है, क्यों करना है? तो ऐसा इसलिए करना है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट्स बहुत सारे हो जाएं, 20 30 50 100, तो सारे एलिमेंट्स को बार बार थोड़ी ना लिखना चाहेंगे। हम क्या करेंगे कि एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ लेंगे उसमें। जैसे इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि ये नेचुरल नंबर है, और उस प्रॉपर्टी को यहाँ लिख देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा, अपने आप डिस्क्राइब हो गया कि हाँ किसकी बात चल रही है। तो इसलिए हमें ये चाहिए, क्योंकि जब समय के साथ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसा यूज़ करेंगे, है ना। क्लियर है रिप्रेजेंटेशन? फिर आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला है एम्प्टी सेट या नल सेट, या कह सकते हो वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड, तीनों एक ही नाम है, एक ही जने के नाम है, अलग अलग नाम से कई बार बुक्स के अंदर मिल जाता है ना। तो एम्प्टी सेट उस सेट को कहेंगे जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स। जैसे मैंने डिस्क्राइब करा क्या कि एक सेट है ए, उसकी डेफिनेशन क्या दी हमने कहा नेचुरल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 5 लिख दो, और आप लिख सकते हो a इक्वल टू करली ब्रैकेट बना के उसे खाली छोड़ दोगे ऐसे, है ना। तो आप कह सकते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय 5 और ऐसे करली ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे एक ये भी लिख सकते हो, a यहाँ लिख दिया x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके पास कोई x की ऐसी रियल वैल्यू है जो आप यहाँ रख दो और ये 0 हो जाए? मैं x की जगह कुछ भी रखूँगा तो वो +1 के साथ कभी 0 बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि x स्क्वायर अपने आप में कैसा है? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जब उसमें आप 1 जोड़ोगे तो वो तो हमेशा कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कभी 0 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि एक ऐसा हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया, एक ऐसा सेट हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हो कैसे भी, जैसा मन करे, है ना।
तो नल सेट क्लियर है। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब ये सिंगलटन सेट क्या होता है? क्या हुआ, आज तो नींद पूरी हो गई है, नहीं हो गई है? नहीं आ रही तो आगे आ जाओ उठ के। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट विच हैज, सिंगल मतलब क्या होता है? अकेला। तो सिंगलटन का मतलब क्या हुआ? अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, है ना। जैसे आप कह सकते हो कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या x की जगह -1 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ये 0 होगा? जब मैं x की जगह -1 रखूँगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्या इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन है? नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, a के अंदर क्या आएगा एलिमेंट? सिर्फ 1। तो इसको बोलेंगे क्या? सिंगलटन सेट। जैसे एक और डिस्क्राइब कर सकते हो, दूसरा एग्जांपल क्या डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक ऐसा सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 5। तो आप क्या दोगे जवाब कि a क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा हुआ बस, है ना। 3 और 5 के बीच में एक ही तो नेचुरल नंबर है, 4। आप x, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 कब होगा? यानी कि x प्लस 1 जब 0 होगा, यानी कि x जब -1 होगा। सॉरी, तो यहाँ -1 आएगा, वो 1 गलती से लिख दिया है ना, ये -1 आएगा। ठीक है, सिंगलटन सेट क्लियर है। एक आता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। उससे पहले एक चीज समझते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? तो जैसे अगर आपके सामने कोई सेट लिखा है A और वो लिखा है 1, 2 और 3, तो कार्डिनल मतलब n ऑफ A। सबसे पहली बात, ये जो कार्डिनल नंबर ऑफ A है डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? n और ब्रैकेट में लिख देते हैं A। और ये इक्वल टू क्या होगा? इसमें एलिमेंट काउंट कर लो, 1, 2, 3, तो कितना होगा? 3। जैसे आपको लिखा A इक्वल टू ABCD, तो अब की बार n ने क्या होगा? 4 हो जाएगा, है ना। दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। तो इक्वल सेट क्या होता है कि कोई सेट A लिखा है, वो लिखा आपने 1, 2 और 3, और एक सेट B आपने लिखा 2, 1 और 3। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? हमें यहाँ पता चल रहा है कि NA इक्वल टू NB है। कार्डिनल नंबर ऑफ A इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ B, उसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। लेकिन साथ के साथ हो क्या रहा है कि जो भी x बिलोंग टू A है, मतलब कोई भी एलिमेंट जो A के अंदर है, ऑल्सो x बिलोंग्स टू B है। मतलब दो सेट इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनका कार्डिनल नंबर भी सेम हो और एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो दोनों भी आपस में सेम हो जाए। ऐसे सेट्स को आप क्या बोलते हो? इक्वल सेट बोलते हो। ठीक, इतनी बात। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है कि अगर A लिखा आपने 1, 2 और 3 और B आपने लिख दिया A, B और C, तो यहाँ पर NA इक्वल टू NB तो है ही,
है कि नहीं है? कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, लेकिन जो एलिमेंट ए के अंदर है वो बी के अंदर नहीं है। यानी कि x बिलोंग्स टू ए डजंट एम्प्लाई x बिलोंग टू बी, ये इक्वल नहीं है। तो ऐसे सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट होने के लिए क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो सेम नहीं होंगे, उनका सेम होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे सेट्स होते हैं इक्विवेलेंट सेट, और ये सेट है इक्वल सेट। हाँ, x मतलब कि कोई भी एलिमेंट रैंडम। x क्या हो सकता है यहाँ पर? x सिर्फ यहाँ पे हो सकता है 1 2 3, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कोई भी x जो a के अंदर है वो b के अंदर भी है, और यहाँ पर जो x a के अंदर है वो b के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर सेम था। ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर ये इक्वल सेट है क्योंकि इसका कार्डिनल प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं थे। ठीक है, इतनी बात, कोई समस्या? Some important symbols. तो सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे n डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, है ना? किसको? नेचुरल नंबर को, जो कि क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर डिनोट W डिनोट करता है होल नंबर को। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ होते हैं? 0 1 2 3 4। इंटीजर डिनोट करता है Z और I, है ना? आप ज़्यादातर Z ही यूज़ करना। Z और I डिनोट करता है इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, इधर भी। ठीक है, अगर वो Z पॉजिटिव लिखता है इसका मतलब क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, यानी कि अब यहाँ पे होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर वो Z माइनस लिखता है तो क्या मतलब है कि -1 -2 -3 इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ना तो मैंने ऊपर 0 लिया ना नीचे 0 लिया, इसका मतलब क्या है? 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, है ना? 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक, फिर Q डिनोट करता है किसको? Q डिनोट करता है रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर बिलोंग्स टू को प्राइम। ठीक, रैशनल के बाद R डिनोट करता है रियल नंबर को। R डिनोट करता है रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं? दो नंबरों से मिलके बनते हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। ये Q डैश है, ये रैशनल है और ये इररेशनल है। ठीक है, और कुछ सिंबल्स हैं जैसे फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। ये होता है सच दैट, है ना? इसकी जगह ये डंडा भी यूज़ किया जाता है, सच दैट। एक सिंबल होता है इम्प्लाइज, एक दोनों साइड ऐसा एरो बनाता है, इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़।
एक होता है ये उल्टा ई, ऐसे करके बना रहेगा, इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, है ना। एक ऐसा यू है तो ये यूनियन है, आगे पढ़ेंगे अभी हम, यूनियन यू से डिनोट करते हैं। और ये ऐसा होता है तो ये इंटरसेक्शन सॉरी, ये इंटरसेक्शन है। और एक ये सिंबल है दैट इज़ नोन एज सबसेट। अभी फ़िलहाल इतने सिंबल से काम चलाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोला और उस स्टेटमेंट से कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है, यानी कि उस स्टेटमेंट की वजह से ही वो रिजल्ट है, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ये इम्प्लाइज करता है, दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज की जगह सिंबल का यूज़ कर लेते हैं। और इफ़ एंड ओनली इफ़ तब बोलते हैं हम जब कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरा ट्रू हो जाए, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट इसलिए ट्रू है क्योंकि वो ट्रू था, तो हम बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इज इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी देखते हैं क्वेश्चन में आ जाएगा ना। मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, कोई एग्जिस्ट कर रही है पर किसी के रिस्पेक्ट में, अगर वो है तो ये होगा, तो देयर एग्जिस्ट। यूनियन अभी सीखेंगे, वो तो आगे अभी यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट। ये ना जैसे कहीं भी ये वर्ड आ रहा है ना देयर एग्जिस्ट, तो देन वहाँ पे सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो देयर एग्जिस्ट लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इफ़ एंड ओनली लिख सकते हो, समस्या नहीं है, लेकिन सिंबल्स लिखना थोड़ा अच्छा सा रहता है, इसलिए सिंबल्स हैं। ऐसी सिंस और बिफोर देखे होंगे सिंबल, 3 डॉट जो रहते हैं, तो सिंस, आप सिंस भी लिखोगे तो भी ठीक है, बिफोर लिखोगे तो भी ठीक है, पर उसकी जगह सिंबल यूज़ करोगे तो वो थोड़ा इंप्रेसिव है, और कुछ नहीं। तो देखो NCERT एक्सरसाइज 1.1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें पता है कि सेट्स कैसे डिफाइंड होते हैं, कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, इस पर भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है। तो जैसे पहले लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं, जून एंड जुलाई, जुलाई चल रहा है, और जनवरी है, जनवरी जून एंड जुलाई, तो 3 आ जाएंगे इसमें, यानी कि सेट है। सबका आंसर यही होगा ना, चेंज तो नहीं होगा, तो पहला वाला सेट है। दूसरा द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं हो सकता, राइटर्स बहुत सारे हैं, किसका कौन फेवरेट है नहीं पता, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, ये मोस्ट टैलेंटेड, इसने बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी। फिर अगला क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, सेट होगा ये, सबका आंसर अलग अलग होगा ना। मेरी नज़र में सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ अपने शतक के लिए खेलते रहे ज़िंदगी भर, तो सबका अलग अलग रहता है सिस्टम, है ना, तो ये भी सेट नहीं होगा। चौथा द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है, ये सेट होगा, क्योंकि जब भी आप किसी क्लास के, मतलब एक क्लास उन्होंने डिफाइंड कर दी है, उस क्लास के बारे में ही बात हो रही है, तो वहाँ पे वो सेट है। तो भी सेट होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल, तो वो भी वो सेट है। क्यों, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है कि स्कूल को बोल रहा है कि हाँ पर्टिकुलर जब भी बात होगी किसी स्कूल की होगी, तो फिर सबका आंसर सेम ही होगा। फिर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये है, क्योंकि एक स्पेसिफिक राइटर का नाम बोल दिया उसने, तो उन्होंने जितनी बुक्स लिखी होगी उन्हीं के बारे में बात होगी, इसके अलावा नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी सेट है, बेशक सेट बहुत दूर तक जाएगा, लिखते ही चले जाओगे, लेकिन है। तो इसमें से 2 सेट नहीं थे। फिर नीचे है कुछ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो सेट है क्योंकि डिस्क्राइब कर दिया कौन से चैप्टर की बात हो रही है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द वर्ल्ड, नहीं है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ देखो ये सिंबल क्यों यूज़ होता है, ये है बिलोंग्स टू, ये सिंबल छूट गया था हमसे ना, बिलोंग्स टू, और एक ये नॉट बिलोंग्स टू।
तो ये सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आपके सामने कोई सेट ए लिखा है 1 2 3 4 5, तो अगर मैंने कहीं 1 लिख दिया और मैं कहूँ कि क्या है ये, तो मैं कहूँगा ये 1 जो लिखा है ना इस सेट के रिस्पेक्ट में, ये 1 बिलोंग कर रहा है इस ए के अंदर। 1 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। अगर मैं लिख देता है 7, तो मैं मतलब 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल किस लिए यूज़ होता है? ये डिनोट करने के लिए ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो अब नीचे लिखा हुआ है सेट ए डिस्क्राइब करा है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, इसमें लिखना है। तो 5 कैसा है? बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 8 नॉट बिलोंग्स टू, 2 0 और 10 नॉट। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सी थी? जिसमें हर एलिमेंट को कॉमा लगा के अलग अलग लिखा जाता है। सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा के अलग अलग लिखा जाता है। तो जैसे मेरे को अब ए लिखना है, तो क्या करेंगे? ए क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर हमने अभी देखा कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? -3 से तो बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा कौन है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अलावा कुछ लिखेंगे? नहीं। 7 को लिखना है? नहीं लिखना, क्योंकि छोटा मांग रहा है उससे। 6 को लिख -3 को लिखना है? नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ये सिंबल होता है ऐसा करके, तो क्या करते? तो लिखते 3 को भी और 7 को भी, क्योंकि इक्वल की भी बात हो गई वहाँ पे। अगर क्या कह रहा है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, कोई भी नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा हो। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ना, ए करके लिखेंगे 1 2 3 4 5। एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। एक्स एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, पर उसके डिजिट का जो सम है वो कितना है? 8 है। तो कैसे लिखें? तो सी लिखते हैं, डिजिट का सम 8, तो 1 और 7, तो 17 हो जाएगा एक। तो एक तो होगा 17, फिर 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, फिर 5 3, फिर और कुछ भी हो सकता है? 80 80। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट हो गए। ठीक है, कितने एलिमेंट है? 3 3 6 7 और 1 8। इन सब में क्या कॉमन है? इनका सम ऑफ डिजिट वो 8 है, जो उसने बोला था। फिर डी क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड करते हो और प्राइम भी हो। तो 1 लिखूं? 1 प्राइम है? नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, 1 इज अ यूनिक नंबर है ना। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। प्राइम लिखने थे, सॉरी, हम सारे डिवीज़र लिखने लग गए। चलो सारे डिवीज़र लिख रहे थे हम वैसे तो। डी तो प्राइम लिखने हैं ना, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और बस यही है। इसके आगे तो सब इसके कॉम्पोजिशन से ही बनेंगे। फिर आ जाओ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को सेट में लगाना है, तो क्या करेंगे? जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो एलिमेंट 2 बार आए हैं ना, उनको सिंगल बार ही लिखें, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टी होगा, आर आएगा, आई आएगा, जी ओ एन एम ई वाई, यही रहेंगे ना। फिर सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ये हो गया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें क्या क्या आएगा? बी ई टी आर,
है ना। हम रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट क्यों नहीं करते हैं? कार्डिनल नंबर वो बढ़ जाएगा। देखो जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग होने चाहिए, यानी कि सेम होंगे तो उनको बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिख लेना है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब नीचे वाले क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखो रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया उसने। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है ना, यहाँ पे करली ब्रैकेट आना चाहिए ऐसे। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमको। तो मेरे को ये जो एलिमेंट लिखा है ना, इसकी कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी होगी। अगर मैंने कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ ली देन मेरा काम हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन में आपको एलिमेंट लिखे हुए देखें 3, 6, 9 एंड 12। मल्टीपल्स ऑफ 3 है, सबसे कॉमन प्रॉपर्टी यही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे यार, a equals to x such that x is multiple of, बस खत्म, लेस देन 15 कह दो या लेस देन इक्वल टू 12 कह दो। लेस देन इक्वल टू 12। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं ये करता a इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता x सच दैट, वो सॉरी यहाँ लिखते 3x, क्या लिखते 3x, और फिर मैं लिख देता कि x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यानी कि किसी भी सेट बिल्डर को 2-3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। हाँ, 2-3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। जैसा आपको सबसे पहले दिमाग में आए आपको वैसे लिखना है। ज़्यादा इस पर सोचना नहीं है कि बुक में पीछे आंसर क्या है, वो उतना नहीं सोचना है। बस ये है कि आपसे कोई यहाँ पे ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उस सेट के जो भी सेट का स्टैंडर्ड फॉर्म था उस पर फ़र्क पड़ जाए, है ना। जैसे अभी यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा था कि हमने x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 पे छोड़ देते तो गलत हो जाता। हमें ये बताना पड़ेगा कि नहीं 12 से आगे जाना नहीं है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ा हमें? लेस देन इक्वल टू 12। इक्वल टू लगाते ही 12 इंक्लूड हो गया और 12 से आगे जाओगे नहीं। समझ आ गई बात इतनी? अगला क्या है? 2, 4, अगला देखो ये रहा, इसको लिखना है 2, 4, 8, 16, 32। तो क्या दिख रहा है? मतलब ऐसा हो रहा है कि पहले लिखा है 2 की पावर 1, फिर लिखा है 2 की पावर 2, फिर लिखा है 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4 है, फिर 2 की पावर 5 है। तो अब कैसे लिखें? हाँ, क्या लिख दें? इसको b लिख रहे हैं हम, है ना। हम लिख देंगे 2 की पावर x, क्योंकि चेंज कहाँ आ रहा है? पावर में चेंज आ रहा है। कहाँ चेंज आ रहा है? पावर में। तो पावर में चेंज लिख देंगे, तो 2 की पावर x, और यहाँ क्या डिफाइन कर देंगे कि x इज ए, क्या लिखूँ? नेचुरल नंबर ही तो है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ लिख सकते थे लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब x तो हमारा जैसे एलिमेंट ही होगा, ठीक है। जैसे 2x है तो 2 की पावर x, एलिमेंट्स ही हो गए थे 2, 4, 8, तो सर दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा ना जिसे डिनोट करेंगे नेक्स्ट नंबर। आप x की जगह 1 रखो। नहीं सर, मैं वैसे कह रहा हूँ कि सर x तो जो हमारे एलिमेंट्स ही हो गए, तो सर उसको बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो पहले, 2 है, मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ अब इस डेफिनेशन को पढ़ो जो यहाँ लिखी हुई है, इसे मत देखो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 की पावर x लिखा है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x क्या क्या है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 1 रखूँगा तो पहला एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, 2 रखूँगा तो दूसरा एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, 3 रखूँगा तीसरा एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब तुम बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं वैसे बता रहा था, जैसे बुक में भी देखते हैं ना कि पहले एलिमेंट्स का
बिलोंग्स टू करके फिर n कर दिया। अच्छा है ना? सर वही कहता है हाँ। दूसरा वेरिएबल है। दूसरा मतलब सर ऐसे देखिए तुम ये कह रहे हो क्या? सर, ये देखिए अरे सी वन नहीं पूछ रहा है नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सर इससे नहीं पता। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 की पावर x, x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो मेरे पास x की जो जो वैल्यूज़ है वही मैं यूज़ कर पाऊँगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। आप अगर वैसे लिखना चाहो कि यहाँ पे लिखा आपने 2 की पावर x, कि 2 की पावर x कह रहे हो, फिर कह रहे हो कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे बोल दिया लेस देन 6, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर 2 की पावर n या n बिलोंग्स टू n लिख दोगे तो वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं कर रही हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। फिर ये क्या है अगला तीसरा? सर ये 5 का वो है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, है ना, तो ये भी 2 की पावर x जैसा ही लिख जाएगा। फिर ये 2, 4, 6 मैं कह सकता हूँ इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ना, 2, 4, 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम क्या, डी है ना ये, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या कोई और आंसर बन रहा है ऐसा लिखने से? यही बन रहा है ना 2, 4, 6, 8, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल वगैरह से ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है। अगला क्या है 149, इसको बताओ चलो, 149 100 तक। हाँ सर इंटीजर्स टिल 10 उनके जो भी हमारे से होगा क्या लिखूँ? x x की पावर 2 और सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर टिल 10। हाँ जी ठीक है। n को यहाँ पे x बिलोंग्स टू n है, और n क्या है, n 10 से छोटा है। इसी ऊपर कर देना, इसको ऊपर, इसको नीचे कर दो थोड़ी देर। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो वही दोबारा किस में दिया है, सेट बिल्डर में दिया है, रोस्टर लिखना है इसका, तो क्या लिखोगे, एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। फिर एक्स इज एन इंटीजर, कहाँ पे, -12 से 9/2 तक, तो इंटीजर कौन कौन से हैं यहाँ पर, -12 से उधर 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 9/2 का मतलब क्या है 4.5, है ना। ये 0.5 से कहाँ तक मांग रहा था, 4.5 तक इंटीजर मांग रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आ जाएगा। फिर एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, तो LOYAL कॉमन, क्या, अच्छा L 2 बार है ना। एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो वो कर लोगे, जनवरी में 31 होते हैं और जुलाई में 31 होते हैं या नहीं होते हैं, 31 देख लेना है ना, वो तो हो जाएगा। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसाइड्स के, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट पता है ना क्या होते हैं, AEIOU के अलावा, और के से पीछे की बात कर रहे हैं वो, तो वो लिख जाएंगे, है ना। फिर मैच द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनको मिलाना है 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 3 6, तो ये क्या है, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, चलो मैथमेटिक्स वाला तो डायरेक्ट मिल जाएगा ना, तीसरा डी से हो जाएगा, पहले ऐसा सोच लो, तीसरा डी से हो जाएगा, फर्स्ट का सी हो जाएगा और सेकंड का ए होगा, क्योंकि प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 6,
तो 6 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 3 थे, लेकिन प्राइम चाहिए तो 2 और 3 होगा। तो इस तरीके से पहला एक्सरसाइज ख़त्म हो गया हमारा, है ना। फिर एम्प्टी सेट के बारे में हमने बात करी थी, कैसा होगा, नल जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आता हो। जैसे ये देखो x क्या है 1 और 2, जहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है, तो नहीं है कोई नेचुरल नंबर उसके बीच में। अब ये वाली बात कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये क्या होता है? फाइनाइट आइटम जो मतलब काउंट मतलब मोटी मोटी भाषा में समझे तो अभी के लिए हम ये कह सकते हैं ये काउंटेबल है और ये नॉन काउंटेबल है। इसको काउंट नहीं किया जा सकता, उसको काउंट किया जा सकता है। जैसे अब कहा जाए कि नेचुरल नंबर वाली बात करी जाए, अगर मैं कहूँ ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, तो फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट, क्योंकि काउंट करते करते तो सदियाँ बीत जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्स एक सेट ए है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 100 है, तो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। तो फाइनाइट का मतलब क्या है? काउंटेबल। अनफाइनाइट का मतलब क्या है? अनकाउंटेबल। या दूसरी बात ये कह सकते हो कि अगर आपको किसी सेट का पहला और आखिरी एलिमेंट पता है, किसी सेट का पहला और आखिरी एलिमेंट पता है, तो भी आप उसे काउंटेबल कह सकते हो, तो भी उसे क्या कह सकते हो आप? काउंटेबल कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है इन सम केसेस वो भी अनकाउंटेबल हो जाए, ठीक है। जैसे मैं कह दूं x इज़ अ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो पहला भी पता आखिरी भी पता है, लेकिन बीच में कितने हैं ये नहीं पता, तो वहाँ अनकाउंटेबल हो जाएगा वो, ठीक है। इक्वल सेट पे भी बात हो गई थी, कौन से सेट इक्वल होते हैं? एक्सरसाइज 1.2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे।